ये तो फिल्म इंडस्ट्री की लुटिया डुबा रहे हैं, फाइनेंशियल लोग को फुटपाथ पे ला रहे हैं। डिम्पल कपाड़िया एंड सनी देओल, इसके अफेयर के जो मैंने एक्सपोज किया था सबसे पहले, उसके लिए तो मुझे सनी देओल ने वार्निंग भी दी थी, पिक्चर से भी निकलवा दिया था सनी देओल ने, गुना पिक्चर से। महेश भट्ट और सनी देओल के रिलेशंस भी उस की वजह से खराब हुए, उसके बाद उन्होंने कभी साथ में काम नहीं किया। पाकिस्तान के वजीर आला याया खान जी से आपका क्या रिलेशंस था? क्योंकि दिलीप कुमार मुझे डांट रहे हैं, वो भी नौशाद जी के सामने। मनोज जी उस मकाम पे थे जहां पर उनको पब्लिसिटी की कतई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये उनका ग्रेटनेस देखिए कि एक आदमी ने जो कमिट किया है, वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो जू से चांदीवली स्टूडियो पहुंचे। लोगों में गुरूर और बदलाव बहुत आ गया, वो इसी के मनोज कुमार से, जिसने स्टारडम देखा था। मैं नहीं समझता कि आज का कोई भी एक्टर वो राजेश खन्ना जैसा करिश्मा पैदा कर सके या अमिताभ बच्चन जैसा इस मकाम पा सके। परिवर्तन संसार का नियम है। पिछले 2 दशक में समाज के हर क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आया है। इस बदलाव से फिल्म जगत यानी कि बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा है, लेकिन फिल्म निर्माण कला के साथ व्यवसाय भी है। इस वजह से बॉलीवुड में कलाकारों व फिल्मकारों की जो नई पीढ़ी पल्लवित हुई है, उसने पैसा कमाने के अलावा सब कुछ भुला दिया है। उसका एक ही मकसद होता है कि आन कैन पैसा कैसे कमाया जाए। इसके लिए वह किसी की इज्जत करना, किसी के संबंध रखना, रिलेशनशिप क्या बोलते हैं, कोई उसका मायने नहीं है। इन सब के लिए कला के मायने बिल्कुल बदल गए हैं। यह सब कितना सच है, इसे समझने के लिए फिल्मी संगम चैनल ने पिछले 45 वर्षों से फिल्म पत्रकार रहे तथा महमूद व संजीव कुमार जैसे कलाकारों पर किताबें लिख चुके पत्रकार हनीफ जवेरी से लंबी बातचीत की। इस बातचीत में हनीफ जवेरी ने अपने अनुभवों के साथ ही आज के फिल्म पत्रकारों, कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। हनीफ जवेरी का मानना है कि आज के कलाकार व फिल्मकार फिल्म इंडस्ट्री की लुटिया डुबा रहे हैं। हनीफ जवेरी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारिता 45 साल पहले आपने शुरुआत की थी, क्या स्थितियाँ थी और कैसे फिल्म पत्रकार बनने की डिसीजन लिया आपने उस वक्त? आपको ये जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में कोई भी काम प्लानिंग करके नहीं किया। मतलब ये नहीं कि मैं एसएससी में हूँ तो भाई एसएससी पास होने के बाद मुझे आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। हुआ यूँ कि मेरे एक दोस्त थे एस खान, वो फ्रीलांस फिल्म जर्नलिस्ट थे और मेरे से उनसे दोस्ती हो गई थी। अब हुआ ये कि उनके पास फ़ोन नहीं था, वो बैंड्रा में रहते थे, तो मैं अपने फ़ोन पर उनके लिए स्टार से अपॉइंटमेंट्स लेता था और फिर उनको मैं वो टाइम बताता था, फिर वो जाके वो इंटरव्यू करते थे। कभी कभी मैं भी उनके साथ चला जाता था। तो हमारे में बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी और उसी दौरान हमारी जो फ्रेंडशिप हुई थी वो एक्टर मुश्ताक मर्चेंट के कारण हुई थी, क्योंकि मुश्ताक मर्चेंट थिएटर से जुड़े थे और मैं मुश्ताक और मेरे घर के करीब रहते थे। वो नागदेवी स्ट्रीट में रहते थे, मैं पायदुनी के करीब रहता था, तो मैं अक्सर मुश्ताक के रेसल पे चला जाता था, साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ पर शहादत अख्तर ने मुझे देखा और मुझे कहा कि आप मेरे प्ले में काम करेंगे। शहादत अख्तर वो प्रोफेसर थे साबु सिद्दीक के। मैं एक्टिंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे मेरा टेस्टिंग लिया और मैं उनके एक दो प्ले में काम किया। उसके बाद मुझे चस्का लगा, मैंने खुद प्ले लिख डाला, वो प्ले हुआ, वो प्ले सफल रहा। तो इस तरीके से मैंने प्लानिंग नहीं की थी, वो चीज़ होती चली गई। मैं आईपीटी में आ गया, फारूक शेख ने मुझे आईपीटी में लेकर आए, क्योंकि फारूक शेख से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो खान साहब के साथ जो मेरी ट्यूनिंग थी, उनको जो हेल्प करना था, तो एक रोज़ ऐसा हो गया कि फारूक शेख ने ये कहा कि मेरी पिक्चर नूरी रिलीज़ होने वाली है। तो हमने फारूक शेख का इंटरव्यू किया था, एक नागपाड़ा की एक रेस्टोरेंट हुआ करती थी, मुझे पता नहीं आ जाए कि नहीं, वो रोलेक्स। तो
तो वहां पर बैठ के इंटरव्यू, तो फारूक ने कहा था कि मेरी हीरोइन का भी इंटरव्यू कर लो, इन एस खान को, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। तो उन दिनों पूनम ढिल्लोन जो थी वो चंडीगढ़ से बॉम्बे आती थी और वो परेल में एक होटल में ठहरती थी जो यशराज फिल्म्स के करीब होता था वो होटल। तो मैंने फिर पूनम, फारूक शेख की हेल्प की वजह से पूनम को कांटेक्ट किया और पूनम के साथ एस खान साहब का मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया। तो राजकमल स्टूडियो में यश चोपड़ा के ऑफिस में मिलना तय हुआ, लेकिन कुछ काम ऐसा खान साहब को आ गया कि वो मुझे पूनम को फ़ोन करके वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ा और वो अपॉइंटमेंट अगले दिन पे चला गया। दूसरे दिन वही प्रॉब्लम आ गई, खान साहब ने बोला आज का भी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। अब पूनम बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि 2-3 दिन में पूनम जो है चंडीगढ़ जाने वाली है। मैंने अगले दिन भी फ़ोन किया और फिर एक और अपॉइंटमेंट ने, तीसरी बार मैंने पूनम का अपॉइंटमेंट ले लिया। अब हुआ ये कि तीसरे दिन सुबह ही सुबह 7 बजे मुझे एस खान का फ़ोन आया और पूनम का इंटरव्यू का टाइम था कुछ 11 बजे, और 7 बजे मुझे फ़ोन करके एस खान ने कहा कि आज मैं इंटरव्यू पूनम का नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आया कि थर्ड टाइम कैसे कैंसिल करें ये। तो मैंने कहा खान साहब ऐसा करो, आपका कितना भी इमरजेंसी काम हो वो काम को आगे पीछे कर लो, लेकिन आज ये पूनम जी का इंटरव्यू करके ख़त्म करो, आप राजकमल स्टूडियो पहुंचो। बोले मैं इंटरव्यू कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंटरव्यू कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि 11 उन्होंने जो शॉकिंग न्यूज़ जो मुझे दी वो ये थी, उन्होंने कहा कि मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है रात में और उनकी लीड बॉडी जो है घर में भी रखी गई है और 11 बजे पूनम जी का अपॉइंटमेंट है और 11 बजे हमारा फ्यूनरल टाइम है, इंटरव्यू नहीं हो सकता। तो मैंने कहा फिर अभी तो ये तो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं पूनम जी से बात करके कैंसिल कर देता हूँ। बोले नहीं, कैंसिल भी नहीं करना है, अब इंटरव्यू आपको करना है। अरे मैंने कहा मैं इंटरव्यू कैसे करूँगा, ये कभी ज़िंदगी में इंटरव्यू किया ही नहीं और मुझे इतनी कुछ जानकारी भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ आप कर लो, देखो आप जो भी आपको पूछना है पूछो, मैं फोटोग्राफर को भी भेज रहा हूँ राजकमल स्टूडियो, लेकिन आपको एस खान बन के इंटरव्यू करना है, क्योंकि एस खान के नाम से इंटरव्यू अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि इंटरव्यू कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो इंटरव्यू प्रिंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा किया हुआ इंटरव्यू और एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट करे वो बात अलग ही हो जाती है। तो मैं राजकमल स्टूडियो में गया और बहुत ही बहुत नर्वस था। पूनम जी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने इंटरव्यू उनका किया और दूसरे दिन मैं जा कर के उनको मैं बताया ये मैंने इंटरव्यू किया है, ये पॉइंट्स लिख के देता था मैंने ये पूछा उन्होंने ये जवाब दिया, मैंने ये पूछा उन्होंने ये जवाब दिया। खान साहब ने मुझसे कहा कि इसको ऐसे नहीं, आप इंटरव्यू लिखो, टाइटल सब टाइटल और भूमिका बनाओ इसके क्वेश्चंस आंसर्स करो और फिर मेरे पास लेकर आओ। फिर मैं जा कर के फिर रीराइट किया, फिर लेके जाके फिर खान साहब को बताया। खान साहब ने बोला आपने बहुत बढ़िया लिखा है, अब इसके नीचे आप अपना नाम लिखो, मैं हनीफ ज़वेरी, और इसको दिल्ली की एक मैगजीन का एड्रेस और वो दिया, वहाँ पे भी भेजो, और बॉम्बे में विनोद तिवारी जी को ये इंटरव्यू दो माधुरी के लिए, और आपके वर्किंग स्टिल साथ में भेजो जो पूनम जी के साथ है। अरे बोला ये क्या, बोले भेजो ना, तो भेज दिया। वहाँ से मुझे 100 रुपये का चेक भी आया और मेरा इंटरव्यू भी प्रिंट हुआ और एस खान ने बोला तुम इंटरव्यू कर सकते हो। मैंने कहा अरे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर हम लोग दोनों में ये तय हुआ कि अपन दोनों साथ में इंटरव्यू करेंगे, आप अपना लिख लेना, मैं मेरा लिख लूँगा, जिस मैगजीन में मैं भेजूंगा वहाँ आप मत भेजना, जहाँ आप भेजोगे वहाँ मैं नहीं भेजूंगा। तो इस तरीके से हम लोग, मैं उनके अंडर में ट्रेन होता चला गया। फिर एस खान साहब के साथ ज़रूरी नहीं था मेरा जाना, फिर मैं सेपरेटली भी इंटरव्यू करने लगा और देखते ही देखते ऐसा हो गया कि 1983 में या 82 में मुझे याद नहीं है, नूरजहां आई थी पाकिस्तान से, मलिका तरुण नूरजहां जी। तो मैं इप्टा में था, इप्टा के प्लेस वगैरह कर रहा था, तो मुझे सत्यू साहब ने कहा कि आपको बैक स्टेज संभालना है, सनमुकंदा हॉल में नूरजहां प्रोग्राम देने वाली है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और ये टिकट सोल्ड आउट नहीं, ये पासिस प्रोग्राम है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री ही रहेगी, तो आप पीछे ध्यान दीजिए। उसमें लता मंगेशकर, आशा भोसले, जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो भी रहेंगे, सब गाना गाएंगे, ये करेंगे, तो आप पीछे रहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि जब मैं पीछे रहूँगा
और नूरजहां जी पीछे रहेगी, तो क्यों ना नूरजहां जी का इंटरव्यू किया जाए। तो मैं प्लान करके, तो मुझे मालूम था कि हफ्ते भर बाद शो है, तो मैंने मेंटली सब तैयार किया कि नूरजहां जी को क्या पूछा जा सकता है। एक वर्किंग किया मैंने उसके ऊपर, और मैं डायरी पेन लेकर के अपनी जेब में रखा, और मैं बोला बैक स्टेज पे मौका मिलते ही मैं नूरजहां जी को कन्विंस कर लूंगा। अब देखिए, मैं वो शो चल रहे थे, महेंद्र कपूर जी गा रहे हैं, वो दूसरे सिंगर्स जो उस जमाने के पिनाज मसानी और हरिहरन, ये सब, और नूरजहां जी को लास्ट में गाना था, एकदम लास्ट में। तो मैं गया बड़ी हिम्मत करके, मैंने नूरजहां जी जिस रूम में थी उस रूम को मैंने नॉक किया, तो उनकी बेटी ने दरवाज़ा खोला, तो मैंने कहा कि मैं नूरजहां जी से बात करना चाहता हूँ। तो मुझे बुलाया उन्होंने अंदर। मैंने कहा मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। तो नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती, मैं रियाज़ कर रही हूँ, अभी मेरे को परफॉर्म करना है, ये है वो है। मैंने उनको बोला कि ऐसा भोला चेहरा बनाया, मैंने कहा प्लीज़ थोड़ा 15 मिनट दे देंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पता नहीं मेरे पे रहम आ गया, और मैं इंटरव्यू स्टार्ट किया उनका। अब देखिए, मेरा इतना मैं एक्सपर्ट नहीं था, कि भोला था, स्टूडेंट भी था, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या कैसे पूछना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन सब बराबर करते गया, लेकिन एक मोड़ पर आकर के मुझे जो ओपनली नहीं पूछना चाहिए वो मैंने पूछ लिया उनसे, कि पाकिस्तान के वजीर आला याया खान जी से आपका क्या रिलेशंस था, क्योंकि उन दिनों 60s में याया खान के साथ इनके अफेयर्स के या जो चर्चे पाकिस्तान मीडिया में बहुत हुए थे। तो नूरजहां जी ये सवाल सुन करके मुस्कुराई और बोले, ये आप पहले ऐसे जर्नलिस्ट जिसने मुझे ये सवाल किया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझसे पूछा, कम से कम मुझे क्लियरिफिकेशन करने का मौका मिला। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे फैमिली रिलेशंस थे, ये था, वो था, वो था, वो था, नहीं, बहुत अच्छी कहानी मुझे मिल गई उसमें। और हमारा इंटरव्यू जब एंड पे था, तो वहाँ पर मिस्टर दिलीप कुमार, यश चोपड़ा और नौशाद साहब की एंट्री हो गई। अब दिलीप साहब ने मुझे देखा कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो वो बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्से में हो गए, एकदम चेहरे पे उनके एकदम लाल लाल हो गए, और हाई फाई उर्दू में मुझे बोलने लगे, अजीब हिमाकत है ये, आपको सोचना चाहिए, मोहतरमा का भी शो होने वाला है, ये है वो, तो अपने स्टाइल में। और मैं एकदम, मेरे हाथ पर कांपने लग गए। दिलीप कुमार मुझे डांट रहे हैं, वो भी नौशाद जी के सामने, यश जी, नूरजहां जी के सामने, और मैं एकदम नर्वस होते जा रहा हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ ये वो। तो फिर नूरजहां जी ने कहा कि यूसुफ भाई थोड़ा शांत होइए, आप इनको डांट रहे हैं, मुझे भी डांटिए ना, ये तो इंटरव्यू ले रहा है, मैं तो दे रही हूँ ना, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है। उसमें बड़े बच्चा का बोले, देखो यूसुफ भाई, ये जब पैदा नहीं हुआ था ना, तब के क्वेश्चन ये मुझसे कर रहा है, इतनी अच्छी स्टडी करके लेकर आया है ये, और मुझे इंटरव्यू देने में मजा आ रहा है। तब नौशाद साहब ने कहा कि यूसुफ भाई, नूरजहां जी मेरी शागिर्द है, उसको रियाज की जरूरत नहीं है। अब 2 वोट मेरी तरफ से पड़ गए, तो यूसुफ साहब भी थोड़े वो हो गए, अच्छा ठीक है, ऐसा है तो कर लो अपना इंटरव्यू। लेकिन मैं उस मकाम पे आ गया था जहाँ इंटरव्यू करने की स्थिति में नहीं था। तो यूसुफ साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रख के वो किया, फिर मेरे को जो थोड़ा बहुत पैचअप करके वो इंटरव्यू मेरा बहुत मकबूल हुआ। अखबारों में ज़्यादातर हेडलाइंस याया खान को लेकर के ही लिखी गई थी, और वहाँ से मेरा नाम हो गया। मतलब हर पब्लिकेशंस में मैं जहाँ भेजता वहाँ पे मेरे इंटरव्यू छपने लग गए थे, और मुझे में भी फिर कॉन्फिडेंस आने लग गया था, मैं भी जर्नलिज्म की परिभाषा को समझने लग गया था। इस तरीके से मेरी एंट्री यहाँ हुई। फिर मैं और खान साहब, एस खान साहब ने एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था फिल्म सिटी, हम लोग दोनों थे, एस खान वॉज एन एडिटर, मैं उसमें रिपोर्टर था, पार्टनरशिप में मैगजीन निकाली। वो मैगजीन चली नहीं हमारी, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्स नहीं थे मैगजीन को बाहर कैसे भेजना, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे करना, सारा आइडिया खान साहब का था। कुछ 2-3 इश्यूज निकले और हमारे पैसे जो है वो फंस गए उसमें, और रिकवरी नहीं हुई, मैगजीन कर दी बंद। फिर मुझे
सिनेमा रील करके एक मैगजीन मार्केट में आई। तो जब कोई नई मैगजीन आती थी ना, तो हम उसको फॉलोअप करते थे, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग लिखते थे। अच्छा, एक तरफ हमारा सिलसिला चल रहा था, उस जमाने में महीने में 700-800 कमा लो तो बहुत बड़ी बात होती। सही बात है। तो मैंने सिनेमा रील के ऑफिस में चला गया, तो वहां मेरी मुलाकात मिस्टर सुरेंद्र गुप्ता साहब से हुई। तो गुप्ता जी ने मुझसे कहा कि आप, ये सीरियल ही चल रही है, ये जो है जिंदगी और हम लोग, तो उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दे दिया, और बहुत खतरनाक असाइनमेंट दे दिया कि ये जो है जिंदगी में एक प्रोड्यूसर, उसके जितने डायरेक्टर्स है वो, उनके सबके इंटरव्यूज, उनमें जितने कलाकार लोगों ने काम किया कर रहे हैं, जैसे स्वरूप संपत, शफी इनामदार, राकेश बेदी वगैरह, इन सबके इंटरव्यूज करके ला के दे दो मुझे, और मैं आपको, उन्होंने कुछ 10-12 दिन का टाइम दिया। आई एम नॉट श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे टालने के लिए इतना शॉर्ट पीरियड दिया, उतने सारे इंटरव्यूज देते कि ये 8-10 दिन में इतने इंटरव्यू कर नहीं पाएगा, और ये आएगा ही नहीं। शायद मुझे लगता, हो सकता है ये ना भी हो। मैं एम्पायर बिल्डिंग के नीचे उतरा फोर्ट में, जहाँ इनका ऑफिस था, और पब्लिक कॉल से मैंने फोन किया राकेश बेदी को, कि राकेश बेदी और मेरी दोस्ती थी इप्टा के जमाने से। अच्छा, मेरे साथ फोटोग्राफर भी था रमेश सोलंकी। तो मैं राकेश बेदी को फ़ोन किया, तो राकेश बेदी ने मुझसे फ़ोन पे कहा कि मैं बोला, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं बोला, राकेश बेदी का इंटरव्यू करते हैं, ये जो ज़िंदगी में राजा का रोल कर रहा है वो राकेश बेदी ने कहा, एक काम करो हनीफ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम राजकमल कला मंदिर स्टूडियो पहुँचो। देखो, किस्मत की बात मैंने आपको पहले भी कही है कि डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं राजकमल स्टूडियो, तुम पहुँचो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मिलते हैं। अब राजकमल स्टूडियो परेल में था, तो मैंने फोटोग्राफर से बोला, चलो इधर से बस पकड़ते हैं। हम लोग 5 नंबर बस पकड़े फोर्ट से, और हम लोग मेन रोड पे उतर के थोड़ा सा टीबी हॉस्पिटल तक चल रहा था, वो चल के राजकमल स्टूडियो पहुंच गए। अब मैं सेट पे पहुंचा तो पता चला ये जो है जिंदगी की ही शूटिंग चल रही है क्या, और वही चाहिए था, वही मुझे चाहिए था। तो मैंने राकेश बेदी से कहा कि भाई मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, ये जो जिंदगी मेरा सब्जेक्ट ही है। तो वो तो ना बोलने का सवाल ही नहीं था। वो उनका इंटरव्यू सतीश शाह आ गए, राकेश ने मेरे को सतीश शाह से मिलाया, सतीश शाह का इंटरव्यू कर लिया। स्वरूप संपत मुझे पहले से जानती थी, मैं उनसे बात किया, उनका इंटरव्यू हो गया। अब इस चीज में हुआ क्या कि उस दिन मैंने फरीदा जलाल को देखा, और फरीदा जलाल की फर्स्ट डे शूटिंग थी, और फिल्म एक्टर लोग सीरियल में काम नहीं करते थे, फरीदा जलाल उसमें काम कर रही थी। तो ये एक स्कूप था मेरे लिए, स्कूप तो नहीं, एक न्यूज थी मेरे लिए, बड़ी खबर थी, बड़ी खबर थी। तो मैं एक्चुअली शफी नामदार को छोड़ के, उस दिन सारे लोग थे, शफी नामदार, रमन कुमार को छोड़ के डायरेक्टर, बाकी मंजुल सिन्हा डायरेक्टर थे वहां, रवि ओझा थे, कुंदन शाह थे। मैं लग गया इंटरव्यू में, सेट पे ही सब एक के बाद एक इंटरव्यू, इनको पकड़ उनको पकड़। फरीदा जलाल को भी मैंने राजी कर लिया, उसके पीछे की भी एक अलग कहानी है। फरीदा जलाल का इंटरव्यू भी कर लिया मैंने, क्योंकि सीरियल क्या है, कैरेक्टर मौसी बन के आई है, क्योंकि शफी नामदार कहीं बॉम्बे से बाहर थे, तो ये सीरियल में तो बोल नहीं सकते कि वो रंजीत का कैरेक्टर प्ले करने वाला बाहर, तो एक कैरेक्टर जोड़ करके शरद जोशी ने वो कहानी को आगे बढ़ा दिया था। और एक ही दिन के अंदर में मैंने शायद 13-14 इंटरव्यू कर डाले, और वो मेरा अब तक का रिकॉर्ड है। इतने इंटरव्यू मैंने लाइफ में फिर कभी किए नहीं। मैंने सब आर्टिस्ट के साथ फोटो खींची, जिसके साथ मैंने इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू करते हुए वर्किंग स्टिल। और मैं बोला कि रात डार्क रूम में जाग के भी इसकी फोटो बना, मैं रात भर बैठ करके इंटरव्यूज लिखता हूँ। लेकिन मुझे फिर भी 2 दिन निकल गए इंटरव्यू लिख के। तीसरे या चौथे दिन मैं वो इंटरव्यू विद फोटोग्राफ्स लेके जाकर के सुरेंद्र गुप्ता को दे दिया। सुरेंद्र जी चौंक गए कि इतने सारे इंटरव्यू, 10 दिन का टाइम दिया, 3 दिन के अंदर में इंटरव्यू आ गए। मैंने कहा सबकी बात कर दिया। अच्छा, इवन प्रोड्यूसर SS ओबरॉय वो भी आ गए थे, उनका भी इंटरव्यू कर लिया मैं, कि कैसे सीरियल का प्रोग्राम बना, सीरियल का बजट क्या है, सीरियल पर आर्टिस्ट को कैसे पेमेंट करते हो, मैंने उनको उस लेवल से बात कर दी। सुरेंद्र जी का ग्रेटनेस है कि उन्होंने मुझे कुछ 300-400 रुपये ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, कैश। और उन्होंने बोला कि ये हम मैगजीन में लेंगे।
मैं वहां से चला आया, मैगजीन बंद हो गई। सिनेमा रील का इशू आया ही नहीं उसके बाद। अरे मैगजीन नहीं आ रही है, मैं मार्केट में देख रहा हूँ मैगजीन आ नहीं रही। और अप्रैल मंथ में, ये मार्च की बात है, अप्रैल मंथ में मुझे सुरेंद्र गुप्ता जी के ऑफिस से फोन आया कि आपको तारदो एसी मार्केट में बुलाया गया है सुरेंद्र जी ने। मैं गया, बोला आप हमारे साथ काम करोगे, मैं फिल्म सिटी मैगजीन निकालना चाहता हूँ। फिल्म सिटी आप निकाल ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले टाइटल तो हम लोग के पास है, ये टाइटल तो हमारा नाम रजिस्टर है। बोले अच्छा। बोले मुझे टाइटल दिला सकते हो? मैंने बिल्कुल दिला सकते हो, क्योंकि हमारे काम का था ही नहीं। हाँ। मैंने एसखान को कन्विंस किया, सुरेंद्र जी को लेके जाके एसखान से मिलाया, उनमें आपस में बातचीत हो गई। एसखान रेडी हो गए टाइटल देने के लिए, और सामने से ऑफर आया था फिल्म सिटी में काम करने का, और मैंने फिल्म सिटी ज्वाइन कर लिया। वहाँ मैंने 17 साल काम किया, बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यू किए, अशोक कुमार से लेकर के बच्चन, चोपड़ास, मेहराज, सारे मतलब टीवी स्टार्स का, टीवी का भी दौर शुरू हो गया था, महाभारत के जितने कलाकार, रामायण के, ये वो। तो मेरा अब एक ऐसा हो गया कि मतलब समझो कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया और स्टार भी जानने लगे। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता चला गया। आपने बताया कि शुरुआत में सबसे पहले आपने प्ले लिखा, हाँ, उसके कुछ शो हुए, फिर 2-3 प्ले और लिखे। तो प्ले लिखना और वो कुछ अभिनय किया आपने, वो सब फिर क्या हो गया? मेरे देखो, मुझे अभिनय का इतना शौक तो नहीं था, क्योंकि मैं अपनी कैपेसिटी जानता था कि देखो उस जमाने में क्या था कि गुड लुक चेहरे चाहिए थे। तो मुझे लगा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्टिंग में अगर मैंने कोशिश की भी तो मैं मुखरी बन पाऊंगा। लेकिन मैंने एक पिक्चर की, मुझे मिल गई थी वो, मेरे फैमिली रिलेशंस के कारण। ऐसे महमूद साहब जो थे, वो मेरे डैडी के 2 क्लाइंट थे, और वो दयार मदीना पिक्चर उनकी हिट हो गई थी। दयार मदीना के बाद उन्होंने एक पिक्चर स्टार्ट की थी, उसका नाम था जीनत। तो उसमें उन्होंने मुझे बिंदु के छोटे भाई का रोल दे दिया था, और मैंने की भी थी उसकी शूटिंग वगैरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर भी जो है वो फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंची, 10-12 रील बन के बंद हो गई। उसमें जितेंद्र साहब भी थे, रीना रॉय जी थी। तो वो अब वहाँ क्या था कि वहाँ पे भी मेरा जो रुझान था वो राइटर का असिस्टेंट था, अमृत अरियान का। मैं सीख रहा था स्क्रीन पे कैसे लिखते। एस खान को मिला था काम एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर अब्बास साहब के साथ, मेरे को भी असिस्टेंट मिल गया था काम। तो वहाँ उस शूट होता था, शाम होती थी तो हमको 15 रुपये 12 रुपये जो वो मिलता था, तो बहुत बड़ी रकम लगती थी हम लोग को। तो वो कमाने के शौक की वजह से मैं वो, लेकिन मुझे सीखने काफ़ी मिला। तो मैं एक्टर बनने के ख्याल नहीं था मुझे, तो ये था कि हाँ भाई राइट, मुझे क्या है, जो भी काम मिलता गया मैं ना नहीं बोला। जैसे जर्नलिस्ट में सडनली बन गया, फिर एस खान की वजह से ही मैं पब्लिसिस्ट बना। उन्होंने कहा अभी आपको सब एडिटर्स वगैरह जानते हैं तो आपको एक काम स्टार्ट करना चाहिए, तो पब्लिसिस्ट बन गया। इस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि मैंने कोई भी काम प्लानिंग करके नहीं की, काम आते गया, मैं करता गया और चीजें होते चली गई। 17 साल आपने फिल्म सिटी में काम किया, छोटे बड़े कई तरह के कलाकारों से मुलाकात की। क्या रोचक इंसिडेंट्स रहे, क्या रोचक अनुभव रहे हैं, और क्या समझ में आया आपके फिल्म? इंसिडेंट तो बहुत हुए हैं, देखिए अच्छे अनुभव भी हुए हैं, बुरे अनुभव भी हुए। अभी देखो हाल ही में मनोज जी की, मनोज कुमार साहब की डेथ हुई, तो मुझे वो एक इंसिडेंट याद आ गया उनका। ये 86-87 की बात है, ज़्यादातर 87 की बात है। वो फिल्म बना रहे थे कलयुग और रामायण। तो मैं जब ऑफिस में पहुंचा तो कलयुग और रामायण की कुछ स्टिल्स मैंने देखी जो उनके पीआर ने भेजी होगी। उसमें मैंने देखा माधवी जो है वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में है और मनोज कुमार उनके साथ खड़े हुए। तो मैं बोला यार ये मनोज कुमार का टेस्ट तो है ही नहीं। जो आदमी उपकार और पूर्व पश्चिम जैसी फिल्में बनाने वाला आदमी, ये कलयुग और रामायण में क्या बता रहा है, सेक्स और ये सब। मतलब ये मनोज जी का इंटरव्यू करने जैसा है और सब्जेक्ट यही रहेगा। मैंने अपने बॉस सुरेंद्र जी से बात की, उन्होंने कहा नहीं मनोज जी का इंटरव्यू करो और मैं शेड्यूल करता हूँ।
मैंने मनोज कुमार साहब को फ़ोन किया, तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मुझे किसी पब सेक्रेटरी या मैनेजर से मिलने की ज़रूरत नहीं, वो खुद फ़ोन उठाए और मैंने जब अपना नाम बोला, बोले हाँ हाँ कब रखना चाहते हैं? बोला परसों रख ले। तो बोले नहीं कल रख लो ना। मनोज कुमार ने कहा कल आप मुझसे मिल लो। मैं बोला नहीं, मेरा कल कुछ कमिटमेंट्स है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं परसों आपसे मिलूँ। तो बोले ऐसा है भैया कि परसों मैं सुबह के फ्लाइट से जा रहा हूँ दिल्ली, मनोज जी ने मुझे बताया, और मेरी वापसी जो है वो 8-10 रोज के बाद होगी, तो फिर आप 8-10 रोज के बाद मुझे कांटेक्ट करो। तो हम 8-10 रोज के बाद बोले नहीं नहीं इंटरव्यू जरूरी है, क्योंकि सुरज जी ने शेड्यूल कर दिया था। मैंने कहा एक काम करते हैं, आप कल बोल रहे हैं ना, तो मैं कल आ रहा हूँ। कहाँ आऊँ मैं? तो बोले कलयुग और रामायण के सेट पे चांदीवली स्टूडियो। मैंने कहा ठीक है। मैं दूसरे दिन, चांदीवली स्टूडियो बहुत दूर पड़ता था और महंगा भी पड़ता था, क्योंकि रिक्शा में माँ काली केव्स रोड तक जाना आना, लेकिन अभी क्या मेरी मजबूरी थी, तो मैं चला गया चांदीवली स्टूडियो। अभी वहाँ देखा मैंने, तो वहाँ बाबू भाई मिस्त्री जो है वो शूट कर रहे थे बिंदु जी के साथ। बिंदु जी थी, माधवी जी थी, और वो नया लड़का था राहुल वो था। तो मैं जाकर के बिंदु जी से पूछा कि पंडित जी की तरह के यूज कॉल मनोज साहब को हम पंडित जी के पुकारते थे। तो बोले वो तो आज आने वाले नहीं है, मैंने ऐसा सुना है। मैंने कहा आज नहीं आने वाले, कैसे हो सकता है? वो इतनी मगजों इतनी बहस हुई उनके साथ। तो बोले नहीं आप बाबू भाई मिस्त्री जी से बात कर लो। तो मैं डायरेक्टर से मिला। अच्छा, बाबू भाई मिस्त्री का भी इंटरव्यू मैं पहले कर चुका था, सीरियल के लिए ही किया था मैं, शायद रामायण ही थी। तो बाबू भाई बोले कि नहीं नहीं उनका शेड्यूल आज कैंसिल हो गया और वो कल शूटिंग करने वाले। बोला कल तो वो दिल्ली जा रहे हैं। तो बोले वो दिल्ली जाना उनका कैंसिल हो गया, वो और एक दिन आगे जाएंगे। अरे मतलब यार इतने दूर आने के बाद पंडित जी का इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं क्या किया कि अभी ये स्टूडियो में और कौन कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है, तो पता चला अंबा पिक्चर की शूटिंग चल रही थी और सेट पे अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री थे। तो मैं ये चांदीवली स्टूडियो के गेट के सामने ही खड़े रह करके मैं प्लानिंग कर रहा था कि मीनाक्षी से मिलके क्या पूछा जा सकता है। प्लानिंग होती है ना, हाँ प्लानिंग कर रहा था मैं कि मीनाक्षी से ये पूछ सकते, अनिल से ये पूछ सकते, आए तो काम करके ही जाना है ना। मैंने क्या देखा, एक गाड़ी आई और उस गाड़ी में से राजीव गोस्वामी कार के बाहर आ गए। राजीव गोस्वामी को देख के मैंने देखा घर की पिक्चर है, इसके लिए आए। और मेरे हाथ में फिल्म सिटी मैगजीन थी, तो वो फिल्म सिटी मैगजीन देख के वो सीधे मेरे पास आए और मेरे को बोले आप हनीफ जवेरी हैं? मैंने कहा जी, आई एम राजीव गोस्वामी। ना मैं जानता हूँ आपको सर। बोले पंडित जी ने मुझे आपके लिए भेजा है। मनोज जी ने? बोला हाँ। बोले कल से परेशान है आपको लेके, आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद उनकी शेड्यूल में चेंजेस हो गई, तो उनका दिल्ली जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और उनका शूटिंग आज यहाँ जो थी वो भी कैंसिल हो गई। तो उन्होंने कितने लोगों को फोन किया आपके फोन नंबर के लिए, लेकिन उनको मिला नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप जाके हनीफ जवेरी साहब को मिलो, मैं इंटरव्यू देने के लिए आ रहा हूँ। He was coming from जू टू चांदीवली स्टूडियो। मनोज जी उस मकाम पे थे जहां पर उनको पब्लिसिटी की कतई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये उनका ग्रेटनेस देखिए कि एक आदमी ने जो कमिट किया है, वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो जू से चांदीवली स्टूडियो पहुंचे और बाद में उन्होंने बताया कि मैं आप ही के लिए आया हूँ। अरे मैंने कहा आप इनको बोलते, मैं इनके साथ आप क्यों आ जाता? बोले नहीं नहीं, या फिर थोड़ा आ रहा हूँ तो सबसे मुलाकात भी हो जाती है। वो उन्होंने कहा, बड़ा अच्छे से इंटरव्यू दिया उन्होंने और मुझे बोला कि आप अभी जाएंगे कैसे? तो मतलब मैं रिक्शा पकड़ के अंधेरी स्टेशन वहाँ से मैं देख लूँगा। बोले मैं आपको सांता क्रूज आशा पार्क हॉस्पिटल पे छोड़ दूँ तो चलेगा? मतलब चलेगा। उन्होंने मुझे इंटरव्यू ही नहीं दिया, बल्कि चांदीवली स्टूडियो से लेकर के आशा पार्क हॉस्पिटल तक लिफ्ट भी दिया और वहां पे उनकी कार ने मुझे छोड़ा। मैं फिर स्टेशन रोड से सांता क्रूज गया, वहां से फिर मैं ऑफिस गया। तो मैंने महसूस किया कि कितने महान लोग थे। है कोई स्टार आज तो वैनिटी में बैठे रहते, बाहर आके बुलाने के बाद भी वेलकम करने के लिए भी नहीं आते।
सही बात है। क्या इतना फिल्म इंडस्ट्री में ही चेंज आया है? मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में चेंज आया होगा। लोगों में गुरूर और बदलाव बहुत आ गया है। एक सफलता उनका दिमाग खराब कर देती है। कोई सीखे मनोज कुमार से, जिसने स्टारडम देखा था और उसका बिहेवियर एक कमिटमेंट के लिए कितना महान था, ये आप देखते। ये सिर्फ बिहेवियर है, या ये कहें कि सफलता का ईगो है, या ये कहें कि जो इन लोगों ने एक नई फौज खड़ी कर ली है, बिजनेस मैनेजर, पीआर मैनेजर, सोशल मैनेजर, दुनिया भर की जो फौज, बाउंसर। इतना करने के बाद भी ये लोग दे क्या रहे? कितनी फिल्में साल में बनती, 400 फिल्में बनती, कितनी फिल्में चलती है? ये तो फिल्म इंडस्ट्री की लुटिया डुबा रहे हैं, फाइनेंशियल लोग को फुटपाथ पे ला रहे हैं। ये फिल्में बना रहे हैं क्या? ये फिल्में छाप रहे हैं, फिल्में बना नहीं रहे। फिल्म मेकिंग क्या होती है इनको मालूम भी नहीं। इनको फिल्म मेकिंग अगर सीखना है तो कमाल अमरोही के आसिफ से सीखे कि फिल्म मेकिंग क्या होती है। तो कहीं ये तो नहीं है कि अपनी कमी को छिपाने के लिए ये बाकी फौज खरीद रखते हैं अपने साथ? अपनी कमी को नहीं, अपना अपना रोब जमाने के लिए कि देखो मैं आई एम समथिंग। पर वो होते कुछ भी नहीं है, वो होते जीरो है और जीरो पे ही रहते। मैं नहीं समझता कि आज का कोई भी एक्टर वो राजेश खन्ना जैसा करिश्मा पैदा कर सके या अमिताभ बच्चन जैसा इस मकाम पा सके। आई डोंट थिंक सो। इनका चलन है जुम्मा के रोज पिक्चर रिलीज होगी, स्टार बनेंगे, सैटरडे को सुपरस्टार बनेंगे, संडे मंडे को तो इनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है। चलिए, आपके इतने सारे करियर में तमाम कलाकारों से आपकी मुलाकात है, वहीं कुछ बहुत बेहतरीन कलाकार भी हैं जैसे दिलीप कुमार हैं, तो उनसे आपकी पहली मुलाकात क्या थी? पहली मुलाकात मेरी गोपाल पांडे जी ने करवाई थी कर्मा के सेट पर। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, लेकिन तब दिलीप साहब ने मुझसे कहा था कि आप कर्मा के अलावा मुझसे किसी और सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कर्मा को लेकर ही उनसे बात की थी। लेकिन बाद में महमूद साहब जब मुझे यूसुफ भाई के पास लेकर गए थे, यानी दिलीप साहब के पास, तो फिर एक अलग एसोसिएशन बन गई। इनको पता चला कि ये ऑथर भी है, तो उनका जो रुझान है मेरे साथ अच्छे से पेश आए। फिर दिलीप साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहा। फिर ये अपने बी.आर. चोपड़ा की डॉक्यूमेंट्री मैं लिख रहा था, तो दिलीप साहब उसमें भी कंट्रीब्यूट करते। तो बाद में उनको पता चला, फिर तो मैंने जैसे बताया कि संजीव कुमार की बुक की जो है वो दिलीप साहब की हिम्मत अफजाई की वजह से मैं लिख पाया। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप संजीव कुमार पे बुक लिखो। और इस तरीके से देखो, एक बात, आर्टिस्ट इट्स नॉट अबाउट दिलीप कुमार और अक्षय कुमार। आपकी ट्यूनिंग अगर किसी से अच्छी हो जाती है और लोग अगर आपको समझने लग जाते हैं, फिर आपको उस कलाकार से मिलने में ना तो दिक्कत होती है, ना कलाकार को आपसे मिलने में दिक्कत होती है। एक ट्यूनिंग अच्छी हो तो फिर सब चीज़ बन जाती है। अभी नंदा जी का मैं एग्जाम्पल दूं, नंदा जी को मैंने एक बार फ़ोन किया था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत गुस्से में मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा नहीं मैं इंटरव्यू फ़ोन ही उन्होंने पटक दिया था। और फिर आगे चल करके नंदा जी से ऐसी दोस्ती हो गई कि उन्होंने मेरी पहली बुक महमूद, ए मैन ऑफ मैनी मूड्स में उन्होंने फॉरवर्ड लिखा महमूद के लिए। और फिर मतलब इतने अच्छे से मुलाकात होने लगी, कितने मुझे अपना छोटा भाई मानने लग गई। तो ये ट्यूनिंग की बात होती है। अगर आपकी एक बार ट्यूनिंग किसी से हो गई, और मूड पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है मैंने जिस समय फ़ोन किया उनका मूड ही सही नहीं हो। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है। और किस कलाकार के साथ आपकी कोई रोचक मुलाकात रही है? भाई देखो, रोचक में तो मैं कहूँगा कि सुरेश ओबरॉय एक ऐसे एक्टर थे, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उन्होंने पलटी मार दी कि मैंने हनीफ ज़बीर को इंटरव्यू दिया ही नहीं है, क्योंकि वो इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल हो गया था और अच्छा। वो लीगल मैटर हो गई थी। वो संगरूर की अदालत में सुरेश ओबरॉय और मेरे खिलाफ जो है मुकदमा हो गया। ये संस्था थी वाल्मीकि करके कोई संस्था है वहाँ, और सुरेश ओबरॉय ने अपने इंटरव्यू में ये कुछ उनके खिलाफ कुछ बोल दिया, और मैंने भी उस पर इतना गौर नहीं किया, मैंने प्रिंट कर दिया, तो उसकी वजह से लीगल मैटर हो गई। तो वो डिनाई करके कि मैं हनीफ ज़बीर को जानता ही नहीं और मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं है। ये और बात है कि बाद में मेरी फेवर में जजमेंट आया और बात वो हो गई। तो ये देखो, ये रियल निजी जिंदगी में भी
कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने अपने घर में भी पलट जाते हैं, नहीं नहीं वाइफ को बोलते ये मैंने बोला ही नहीं था बोलो तो ये तो चलते रहता है ना, तो होते रहता है। तो फिल्म इंडस्ट्री भी एक परिवार है, यहाँ पे भी अच्छे नोकझोंक भी होती है, झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है, मिलते भी है, जुलते भी है, सब चलते रहता है। आपने अभी बताया कि आपने पब्लिसिटी भी की पत्रकारिता के साथ साथ, तो कई बार ऐसा हुआ होगा जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री की नियम है कि फिल्म की रिलीज के समय झूठी प्यार की खबरें सारी फैलाई जाती हैं। हाँ देखो ऐसा हुआ है, और मैं सुदेश बेरी का पर्सनल पीआर था, उनकी पिक्चर वंश रिलीज हो रही थी, तो मैंने खुद ने ऐसी उनको न्यूज़ में लाने के लिए कि भाई सुरेश, एक फ्लाइट का जो है ना क्रैश हो गया था, और उसी जगह से सुदेश बेरी जो है वहां से आ रहे थे, तो मैंने कहा ऐसा कर देते कि जिस फ्लाइट से तुम आने वाले थे वो कैंसिल कर दिया, वो फ्लाइट क्रैश हो गई, तुम बाल बाल बच गए, इसको न्यूज़ बता देते। तो इस तरीके से होता है। देखो इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि जो मैगजीन्स में कोई चीज़ छपती तो पत्थर के लकीर मान के नहीं चलना चाहिए। फिल्म मैगजीन्स होती क्या है? फिल्म मैगजीन्स यही होती है ना कि आपका एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है, आपका टाइम पास का जरिया है। ये नहीं कि उसमें जो लिखा है वो सब सही है और हर चीज़ गलत है, ऐसा भी नहीं, चलते रहता है। कभी किसी सेट पर आप गए हो, वहाँ की कोई घटना घटी हो? हाँ, बुनियाद के सेट पे मैं गया था तो मुझे रोक लिया गया था। तो वो जो प्रोडक्शन कंट्रोल था, मुझे नाम याद नहीं है, प्रोडक्शन का कोई आदमी था, वो हाथापाई पे आ गया था, लेकिन मजहर खान जो है वो बीच में आ गए, और मजहर खान ने उनसे कहा कि मैं इनको जानता हूँ, इनको ले लो अंदर, और इस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और मैं वो सेट पे इसके लिए भी जाना चाहता था कि मुझे ज़रूरी था वहाँ जाना, मुझे कुछ लिखना था, कुछ से मिलना भी था, लेकिन होता है ना, चमचे लोग को पता नहीं चलता है कि ये जर्नलिस्ट है। उस दौर की मैं बात बता रहा हूँ। और कभी कभी हमारे पास भी आई कार्ड नहीं होता, या आई कार्ड होता है तो भी वो लोग की मर्जी की बात है, ले अंदर ना ले, ऐसा होता है। हाँ, आप जिस समय पत्रकारिता कर रहे थे और अब जो पत्रकारिता हो रही है, क्या फर्क महसूस है? अरे सर, आज पत्रकारिता ये जो बात कर रहे हैं जर्नलिज्म की, अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, सलीम अख्तर साहब का डेथ हो गई, 4-5 रोज पहले की बात है। तो पत्रकार लिख रहा है एक्टर सलीम अख्तर की डेथ हो गई, उसको ये भी नहीं मालूम है कि प्रोड्यूसर सलीम अख्तर की डेथ हुई, और सलीम अख्तर साहब ने क्या अपने करियर में किया है वो तक के नहीं मालूम है। तो ये है पत्रकार की ये हालत है कि उनको खुद को नहीं मालूम है कि वो जिसके बारे में लिख रहे हैं वो कौन था या क्या था क्या। तो ये बड़ी दुख की बात है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार थे, पंडित शिंपी बोलो या जितने भी आप देखो, ज्योति वेंकटेश, ये लोग लगता था यार लोग जो काम दे रहे हैं वो रियल न्यूज़ दे रहे हैं, सही न्यूज़ दे रहे हैं, सही इंटरव्यू दे रहे हैं क्या। और उसी वजह से मैगजीन्स भी लोग पढ़ते भी थे ना। आज क्या है? आज कुछ भी नहीं है। आज तो सब, आजकल का क्या हो गया है कि आपकी तारीफ करना है तो जरूरत से ज्यादा ही कर दो, किसी को गिराना है तो जरूरत से ज्यादा गिरा दो, बैलेंस नहीं है। क्या सोशल मीडिया की वजह से पत्रकारों की ये स्थिति हो गई है? क्योंकि हर आदमी अपना अपना चैनल बना रहा है, उनको नॉलेज ही नहीं है किससे क्या बात करनी, उनको नॉलेज नहीं है, वो चैनल बना के चल रहा है। तो क्या क्या होगा फिर? अंजाम तो यही होगा ना कि आपको कोई चीज की नॉलेज नहीं है। एक डॉक्टर है, नॉलेज नहीं, ऑपरेशन करेगा तो क्या होगा? यही होगा ना। चलिए, आपने जैसे मनोज कुमार की जिक्र किया, ऐसे किसी और कुछ कलाकारों के साथ भी आपके कोई रोचक किस्से हुए बहुत होंगे? इंटरेस्टिंग किस्सा है। 1988 में भारत सरकार ने अनाउंस किया दादा साहेब फाल्के अवार्ड दादा मुनि के नाम, अशोक कुमार जी के नाम। तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि अशोक कुमार जी का इंटरव्यू करते हैं और वो अपना जो सब्जेक्ट रहेगा वो फाल्के अवार्ड रहेगा। अब फाल्के अवार्ड में क्या होता है कि अनाउंसमेंट पहले हो जाता है कि इसको अवार्ड मिलना है, और फिर उसके 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर अवार्ड राष्ट्रपति भवन में होता है। तो मैंने अशोक कुमार जी को फ़ोन किया। उन दिनों उनकी जो मैनेजर थी वो कोई पारसी लेडी थी। अच्छा। नाम था खुर्शीद, मुझे अच्छी तरह याद है। वो बहुत रूड बात करने लगी। मैंने कहा थोड़ा आप जल्दी से अपॉइंटमेंट मुझे फिक्स करा देंगे? तो अशोक कुमार जी कोई रोड पे थोड़ी खड़े हैं कि आपको मिल जाएंगे,
आपको वेट करना पड़ेगा, ये है वो है। मतलब मेरा नंबर ले लो, जिससे आपकी बातचीत हो जाए, मुझे बताओ तो मैं आ जाऊँगा। तो बोले मैं आपका नंबर लेती हूँ, लेकिन अगर मेरा फ़ोन नहीं आया तो समझ लेना कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इट। मैंने कहा ठीक है ना, अभी कोई सोर्स तो है नहीं, मैंने उनको अपना नंबर दे दिया। ये वो ज़माना था जब मोबाइल कोई चीज़ थी नहीं। अब हुआ ये कि 20 मिनट के बाद खुर्शीद का फ़ोन मुझे आ गया। बोला अभी अभी मैंने दादा मुनि जी से, और उसकी टोन एकदम चेंज हो गई। अच्छा। मतलब वो एकदम रिस्पेक्ट में बात करने लग गई। बोले दादा मुनि जी से आपकी बात की, तो उन्होंने बोला नहीं, उनको जल्दी बुला लो, उनको कल का टाइम दे दो, जिससे भी है उनको, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर कल आते तो कल बुला दो। तो बोले सर आपका भी मतलब कभी कल मॉर्निंग में रख लो। ठीक है, मैं भी खुश हो गया कि एक ही दिन में मेरा काम हो गया। दूसरे दिन मैं अपने फोटोग्राफर के साथ दादा मुनि के यहाँ चला गया। चैम्बूर में उनका बंगलो था। मैं जाकर के अपना विजिटिंग कार्ड दिया, तो वो खुर्शीद मैडम आई, हूँ बहुत रिस्पेक्ट से हमको बिठाया और पानी चाय वगैरह पूछा उन्होंने। दादा मुनि से बात करनी है, और तो दादा मुनि जी का बुलावा आया कि मुझसे कहा गया कि आप ऊपर जाओ, उनके रूम को नॉक करके वो आपको अंदर बुलाएंगे। मैं उनके डायरेक्शन पे मैं और फोटोग्राफर पर चले। नॉक किया, कम इन बोला, मैं अंदर में गया, मैं एकदम दुबला पतला। तो वो सेकंड देखे तो फोटोग्राफर एंट्री दिया, उनकी नज़र टिकी हुई है, और मुझसे पूछा हनीफ ज़वेरी किधर है। मैं हूँ हनीफ ज़वेरी। अच्छा आप है? अरे मेरे दिमाग में ये था कि बहुत एजेड आदमी होगा क्या, क्योंकि मैंने अभी आपका कुछ एक आर्टिकल पढ़ा था, भरत भूषण पे लिखे थे, और 1954 की कहानी थी, तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, मतलब हम लोग रेफर करके उसको बनाते। बोला नहीं, मेरे को ऐसा लगा था, कोई बात नहीं है। बेटा बेटा, और उन्होंने मेरी बॉडी को देख करके उन्होंने बोला कि आइए मेरे साथ करके, वो फोटोग्राफर को वहीं बिठाया, वो दूसरे रूम में लेके गए। जो वहाँ पे डॉक्टर बेड लगा हुआ। अच्छा। उन्होंने बोले कि आपकी एज के हिसाब से आपका वेट मुझे बहुत कम लग रहा है, आप इसमें लेट जाइए। और मैं सफारी पहना था, बोले ये निकाल दीजिए। निकाल दिया, और फिर वो मुझे डॉक्टर के हिसाब से मुझे सब चेकअप करने लग गए। और एक ऐसा नीडल था, उससे मेरे पैर तलवे पे उसको पिंच किया, ये किया, हाथ किया। बोले आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपका खाना खाते वते नहीं होगा, खाना वाना नहीं खाते क्या, आपका वजन ही होना चाहिए। उन्होंने पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट किया, और मुझे बोला कि देखो आप ये होम्योपैथिक स्टोर पे जाके ये सब दवाएं ले लो, 3 महीने इसका ये करो, ये इतने टाइम पे लेना। और एक उन्होंने कुछ गोलियां निकाली, और खरल जो होती है उसमें खुद पीसे, और एक पेपर पे लेके मुझे बोले इसको जबान के नीचे लगो, ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएंगी, और मुझे बिठा दिया। मैं बोले, मैं सोचने लगा मैं पेशेंट हूँ या जर्नलिस्ट हूँ, क्या हूँ, समझ में नहीं आ रहा। मैं लेकिन बहुत वो बड़ा वो हो गया मुझे, इतना उनके ऊपर वो क्या बोलूं, उनका मैं इतना आभारी हूँ, इतना शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप, और मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम पे अगर आप इंटरव्यू के लिए आएंगे ना, अगर आपका वेट नहीं बढ़ा होगा, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं था, और वो बोल रहे जा रहे थे। फिर मैंने वो जो उन्होंने जो लिख के दिया था मुझे दवाइयों की जो लिस्ट, मैंने उनके पीछे जो है उनका ऑटोग्राफ ले लिया। वो ले लिया मैंने ऑटोग्राफ ले करके मैं आया, और वो अच्छा वो फोटोग्राफर ये समझ रहा था कि दादा मुनि मेरा इंटरव्यू करने के लिए दूसरे रूम में लेके गए। तो जब हम लोग आए तो उसने इंटरव्यू हो गया, तो उस पर इंटरव्यू हो गया, हमने अभी तो शुरू होने वाला है इंटरव्यू। इंटरव्यू किया, बहुत मजा आया। और देखो कैसे आर्टिस्ट, तो उनको क्या पता मेरी हेल्थ से उनका क्या लेन देन, लेकिन देखो आदमी कितना कंसर्न रखता है, कितना प्यार करता है, ये कहाँ है, ये तो मुझे किसी में नजर नहीं आता, ना फिल्म इंडस्ट्री में नजर आता है, ना फिल्म इंडस्ट्री के बाहर नजर आता, कहीं नहीं आता, कहीं नहीं। तो ये सारे इस तरह के जो इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हुए हैं, उसको मैं अभी एक बुक के रूप में समेट रहा हूँ। अच्छा। और उसको विद फोटोग्राफ्स में उसको शाया करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि बॉलीवुड में पहले हर कलाकार किसी न किसी जर्नलिस्ट को अपनी कोई ना कोई अनूठी खबर दिया करता था कि भाई जरा इसको हाईलाइट करो,
ऐसा होता था, वो तो अभी भी होता है। अब वो तो तो अभी तो बोगस होता है। हाँ, लेकिन उसमें जो जुनून खबर होती थी वो समय से पहले थोड़े से हाईलाइट कराई जाती थी। हाँ, और वो बहुत ही रोचक हुआ करती थी। ऐसा बिल्कुल। कोई किस्सा याद है आपको? मैंने आपको बताया ना कि जैसे सुदेश बेरी वाला एक किस्सा मैंने बताया, ऐसा करते थे हम लोग, ऐसे कुछ नहीं कि नहीं करते थे। हम लोग खुद हमको भी फिक्र रहती थी ना कि एज ए पब्लिसिस्ट अगर पिक्चर न्यूज में नहीं आएगी तो हमको पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम लोग भी ये गिमिक्स करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको रोचक बनाना बहुत जरूरी होता था कि पढ़ने वालों को उसका मजा आए, पढ़ने वालों को लगे कि हाँ ऐसा हुआ, जो रियलिटी नहीं होती थी वो, करेक्ट। लेकिन वो करते थे। और वो ऐसा नहीं कि हम लोग ही करते थे, बड़ी सी बड़ी मैगजीन करती थी। स्टारडस्ट तो टिकी उसी पे थी। हाँ, तो गॉसिप पड़ी थी। स्टारडस्ट में तो मतलब गॉसिप ही गॉसिप था पूरा, और रैर कोई चीज ऐसी होती थी जो जेन्युइन हो। कभी कोई ऐसा हुआ, कोई आपने स्टोरी ब्रेक की हो, उस पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ हो, पर बाद में वही सारी चीजें लोगों को लगा हो नहीं यही तो सच था? डिम्पल कपाड़िया एंड सन्नी देओल, इसके अफेयर के जो मैंने एक्सपोज किया था सबसे पहले, तो पहले मेरे ही बॉस सुरेंद्र गुप्ता को जब मैंने ये स्क्रिप्ट दी कि भाई मैं ये सब, मेरे पास सब एविडेंस है, इन लोगों में प्यार की खिचड़ी पक रही है, तो उनको लगा कि मैं अपनी पिक्चर गुनाह को प्रमोट करने के लिए ये ड्रामा किया। अच्छा, उन्होंने नहीं लिया, तो भी मेरे नहीं। जब ये स्टोरी 25 मैगजीन ने ले ली, उसके बाद फिल्म सिटी को ये आया कि ये ले लेना चाहिए क्या तो ऐसा हुआ है। लेकिन देखो वो उसको मैं गलत भी नहीं मानता। देखो हर आदमी अपने एंगल से सोचता है, उसको कभी लगता है कि हाँ यार बकवास हो सकती है। अरे कौन सोच सकता है कि राजेश खन्ना की वाइफ, हाँ, और वो उस अपने से कम उम्र लड़के के इश्क में हो, वो भी मैरिड लड़का हो, तो लोग डाइजेस्ट नहीं करते। लेकिन जब चीज फिर जब सामने आती है, होता है, तो फिर प्रूव हो जाता है ना। तो ऐसा मेरे साथ ये स्कूप में हुआ था। और उसके लिए तो मुझे सनी देओल ने वार्निंग भी दी थी, पिक्चर से भी निकलवा दिया था सनी देओल ने, गुनाह पिक्चर से। महेश भट्ट और सनी देओल के रिलेशंस भी उस स्कूप की वजह से खराब है, उसके बाद उन्होंने कभी साथ में काम नहीं किया। तो ये सारी चीजें मैं समेट रहा हूँ अपने अगली बुक के लिए। पूरे करियर के और कोई खास घटनाक्रम है, कोई चीज है जो लोग जानना चाहें, लोगों को आप बताना चाहते हो? एक ऐसा हुआ था कि ये सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ने, जो मिथुन चक्रवर्ती चेयरपर्सन थे, तो इन्होंने 6 मैगजीन को बैन कर दिया था, जिसमें हमारी मैगजीन भी थी। तो वो एक बहुत कशमकश का दौर था, क्योंकि हमारी इकलौती एक ऐसी मैगजीन थी जो वीकली थी, बाकी सब मंथली थी। स्टारडस्ट ये सब मंथली मैगजीन थी। वीकली मैगजीन के पास समय वैसे भी कम होता है, हर हफ्ते क्लोजिंग है, हर हफ्ते आना है। उनको लगा था कि ये मैगजीन सिने आर्टिस्ट को लगभग बंद हो जाएंगी। लेकिन उस समय जो बहुत कठिन समय था हम लोग के लिए, उस समय भी हम लोगों ने खूब मेहनत की। सिर्फ मैंने नहीं, मेरे कलीग्स जितने थे, पूजा सामंत, कहिए अनीता पाध्याय, इंद्रमोहन पन्नू, ये सारे के सारे हम लोग फील्ड में लगे रहते थे। और एक्सक्लूसिव चीज ला के उस दौर भी 2-3 हफ्ता जो था, जब तक वो बैन रहा, हम लोगों ने मैगजीन चलाया। वो बहुत कठिन दौर था, और काफी स्टार्स लोगों ने हमको हेल्प भी की। मतलब ये कि भाई हमारा नाम नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं ऐसा भी हुआ। फिर बाद में शत्रुघ्न सिन्हा खुलकर सामने आ गए कि बिगाड़ लो मेरा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन वालों, क्या बिगाड़ दो, मैं तो इंटरव्यू दूंगा। वहां से मामला फिर दफा दफा हुआ, ये हुआ, चलता। स्टार्स मतलबी मैंने देखा, मैंने मतलबी स्टार्स भी देखा। मैं राज बब्बर का नाम लूंगा, उन्होंने अपने मतलब के लिए मैगजीन को पूरा यूज भी किया, लेकिन बाद में जैसा बर्ताव उनका रहना चाहिए वैसा कभी रहा। सबसे ज्यादा यूज तुसी ने किया था। सबसे ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन उसमें वो अकेला दोषी नहीं ना, यूज करने हमने दिया भी ना। हाँ, दिया भी ना, सीरियस बात है। पूरे करियर में ऐसी कौन सी बात है जो आज आप बताएं तो उससे आज के जो पत्रकार है वो कुछ सीख सके, या आज के जो कलाकार है वो सीख सके?
मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई आप इनसाइड स्टोरी लाने के लिए आप में वो क्षमता होनी चाहिए और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जनरल इंटरव्यू आप क्या खाती है क्या पीती है यही ज्यादा चल रहा है। आप कुछ एक्सक्लूसिव ला नहीं सकते। हमारे टाइम में हम लोग हर चीज एक्सक्लूसिव लाते थे और उसके लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। मतलब घर बैठे तो कोई चीज मिलने वाली नहीं है। आप 10 स्टूडियो के चक्कर लगाओगे 10 सेट पे जाओगे तब कुछ एक घटना आपको ऐसी मिलेगी जो आप उसको यूज कर सको, लोगों के लिए रोचक बना सको। हनुक जोड़ी जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।